हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। हम समझ रहे हैं अपने 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 31, जिसका नाम है विभिन्न स्तरों पर जल संरक्षण। इसका एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा भाग हम समझने वाले हैं। पहले भाग में हमने क्या समझा था कि जल संरक्षण की अलग अलग तकनीकें कौन सी है। आज की क्लास में हमें जल संरक्षण से संबंधित सरकारों के, कुछ इंडिविजुअल्स के प्रयास और कुछ बड़े तरीके से संरक्षण कैसे किया जा सकता है वो हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले देखते हैं जल संभर क्षेत्र प्रबंधन या वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। जल संभर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से एक जल निकाय को बाह्य या भूमिगत मार्ग से पानी मिलता है। तो जल संभर क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जिसको किसी दूसरे क्षेत्र से पानी मिलता है। अब वो भूमिगत तरीके से भी हो सकता है, बाह्य तरीके से भी हो सकता है। किसी क्षेत्र में जिस जिस जगह से पानी आता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? ये जल संभर क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें सतही जल को नदियों, झीलों, आर्द्र भूमि या अन्य जल निकायों से लिया जाता है वह जल या ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। तो वह क्षेत्र जिसमें सतही जल को नदियों, झीलों, आर्द्र भूमि और अन्य जल निकायों से वहां से पानी लिया जाता है उसे हम जल या ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जल संभर क्षेत्र प्रबंधन जल और मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीक है। तो ये जल संभर क्षेत्र प्रबंधन क्या है? इस क्षेत्र के पानी का संरक्षण करना, इस क्षेत्र के मिट्टी और वनों का संरक्षण करना इस जल संभर क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत आ जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो वन होते हैं वो मृदा अपरदन यानी कि भूमि के कटाव की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाला क्षेत्र है, अगर वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ये पेड़ पौधों की जड़ें भूमि को पकड़ के रखेगी, साथ ही पानी के बहाव को थोड़ा धीरे करेगी, इसलिए मिट्टी का कटाव यानी कि मृदा अपरदन कम होगा। वन जो है वो बाढ़ के खतरे को भी कम करते हैं। बाढ़ के खतरे को कैसे कम करते हैं? ये पानी के स्पीड को, पानी के बहाव को रोक कर ये बाढ़ के खतरे को कम करते हैं। वे वन विहीन भूमि की अपेक्षा मछलियां पकड़ने और नौ संचालन के लिए बेहतर अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। तो ऐसी जगहें जहां पर वन कम होते हैं या न होते हैं, उनकी तुलना में ये जो वन वाले क्षेत्र हैं वो मछलियां पकड़ने के लिए, नौ संचालन के लिए, नौकाएं चलाने के लिए बेहतर जगह, बेहतर परिस्थितियां प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर ये पानी का संरक्षण, पानी के भराव में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसीलिए नौ संचालन, मछलियां पकड़ने, इनके लिए भी अच्छी चीजें उपलब्ध करवाते हैं। वनों के ऊपर वाली हवा गर्म दिनों में ठंडी और नम रहती है, जिससे कि वर्षा जल्दी जल्दी होती है। वनों का एक लाभ ये भी है कि ये उस क्षेत्र के वातावरण को, उस क्षेत्र के मौसम को थोड़ा मध्यम प्रकार का करके रखते हैं। तो जब गर्म हवाएं चल रही होती है, जब गर्म दिन होते हैं, तो जहां पर वन होंगे वहां के आसपास की जो हवा वो ठंडी होगी, नम होगी और वहां पर जल्दी बारिश हो जाएगी। देखते हैं पानी की कमी पर काबू पाने पर व्यक्ति और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। पानी की कमी को कम करने के लिए पूरे समुदाय की और व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, एक उदाहरण के समझते हैं। गांधी ग्राम जो कि कच्छ जिले के अंतर्गत आता है, उसमें एक तटीय क्षेत्र में पिछले 10-12 वर्षों से गांव वाले पीने के पानी के संकट का सामना कर रहे थे। गुजरात का कच्छ जिला, उसमें है गांधी ग्राम। तो वहां का जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री जो इलाका है, वहां पे रहने वाले लोग कई सालों से, लगभग 10-12 सालों से पीने के पानी के संकट से भी जूझ रहे थे। तो ग्रामीण लोगों ने इस समस्या को निपटाने के लिए क्या सोचा? गांव का एक विकास समूह बनाया जिसको बोला ग्राम विकास मंडल। इस मंडल ने बैंक से ऋण लिया, पैसा उधार में लिया, तथा गांव वालों ने स्वैच्छिक श्रम यानी कि खुद की इच्छा से ही श्रमदान किया। मौसमी नदी जो गांव के पास बहती थी उस पर एक चेक बांध बनाया और श्रमदान करके ये पैसा लाकर एक चेक डैम बनाया। चेक डैम मतलब छोटा बांध जो कि पानी के बहाव को रोक सके। बांध के अलावा गांव वालों ने छोटे जल परियोजना भी शुरू की। इन जल प्रतिधारण संरचना के कारण, चेक डैम के कारण, ऐसी जल परियोजना के कारण गांव वालों के पास अब पर्याप्त पेयजल है, पीने के लिए पर्याप्त पेयजल है। और 400 हेक्टेयर भूमि जो कि पहले बंजर थी अब सिंचाई के अंतर्गत आ गई है, क्योंकि पानी की उपलब्धता इन्होंने बढ़ा दी। यानी कि इंडिविजुअल और समुदाय ने मिलकर अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जो नदी से संबंधित, पानी से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको श्रमदान करके अपने दिमाग से इसको सुलझाया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। छात्रों के सहयोग का उल्लेखनीय प्रयास 1955 से 1958 में भावनगर में प्रोफेसर विद्युत जोशी जो भावनगर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति थे, उनके मार्गदर्शन में किया था। भावनगर के तटीय क्षेत्र को पीने के पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा था। तो जो भावनगर का जो तटीय क्षेत्र है, वहां पर भी पीने के पानी की एक संकट था, जो कि भावनगर के जो यूनिवर्सिटी थी
उसके जो प्रोफेसर विद्युत जोशी थे, उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए, इस संकट को हटाने के लिए एक नेतृत्व प्रदान किया। प्रोफेसर जोशी जी ने विश्वविद्यालय के परिसर में एक टपकन टैंक की खुदाई शुरू की। अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों ने स्वैच्छिक रूप से श्रमिक के रूप में काम किया। मतलब जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, वहां के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने स्वैच्छिक अपनी इच्छा से श्रमदान किया ताकि ये टपकन टैंक बनाया जा सके। इसके बाद आने वाली मानसून में विश्वविद्यालय के सभी बोर किए गए कुएं और आसपास के क्षेत्रों के कुओं में भी पुनर्भरण हो गया। तो इस टपकन टैंक के माध्यम से जब बारिश आई, जब नेक्स्ट मानसून आया, तो इस टपकन टैंक के माध्यम से जो इस विश्वविद्यालय परिसर में नए नए कुएं खोदे गए और आसपास के क्षेत्रों में भी जो कुएं थे उनमें पानी धीरे धीरे आने लग गया। तो सफलता की इन कहानियों ने सिद्ध कर दिया है कि जल संसाधनों का प्रबंधन यदि उपयोगकर्ता स्वयं ही करे तो उनको स्थायी लाभ हो सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल से, इन दो उदाहरण से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि जल की समस्या का समाधान वहां के स्थायी लोग ही करें तो स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो सकता है। देखते हैं भूमिगत जल का कृत्रिम पुनर्भरण। मानव द्वारा बनाई गई कोई योजना या सुविधा जो कि रिसाव के द्वारा जल वृत्तों में पानी जमा करती है, उसे कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली माना जा सकता है। तो कृत्रिम पुनर्भरण मतलब कि कृत्रिम तरीके से वापस से पानी को भरना। तो मुख्य रूप से जो भूमिगत जल है उनको वापस रिचार्ज करना, उसे क्या कहते हैं हम? कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली कहते हैं। भूमि का क्षमता शहरीकरण के कुछ प्रतिकूल प्रभावों के कारण कम होती जा रही है। तो भूमि के अंदर का पानी जो है वो मुख्य रूप से औद्योगिकरण की वजह से और शहरीकरण की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। जैसे कि पानी की मांग में वृद्धि हुई है, भूमिगत जल के प्रयोग पर बहुत ज्यादा निर्भरता हुई है और भूमिगत जल का बहुत ज्यादा दोहन भी हो रहा है। शहरों में भी आजकल लोग ट्यूबवेल खुदा रहे हैं और भूमिगत जल को बहुत ज्यादा दोहन कर रहे हैं, लापरवाही से दोहन कर रहे हैं। भूमिगत जल का बहुत ज्यादा दोहन, इन सब कारणों की वजह से भूमिगत जल में कमी आई है। इसके अलावा कुओं के पानी में कमी, जल के स्तर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। निस्यंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन में कमी तथा जल की गुणवत्ता में भी कमी आई है। ये इनफिल्ट्रेशन में कमी कैसे आई है? इनफिल्ट्रेशन मतलब कि जमीन के अंदर पानी चला जाना, फिल्टरों के नीचे चले जाना। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे निर्माण कार्य हो गए हैं। अब आपको मिट्टी कम देखने को मिलती है, सड़क और बिल्डिंग्स ज्यादा देखने को मिलती है और बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे, रोड बना लोगे, सीमेंटेड कंक्रीट क्षेत्र बना दोगे तो पानी का रिसाव अंदर हो नहीं पाएगा और भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। साथ ही पानी का प्रदूषण भी बढ़ा है, जिसकी वजह से भी उपयोग में लाने लायक भूमिगत जल अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देखते हैं कृत्रिम पुनर्भरण की विद्या शहरी क्षेत्रों में क्या हो सकती है। पानी को फैलाया जा सकता है। जो मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो अभी कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र नहीं हुआ है, वहां पर पानी को फैला दो ताकि पानी वहां पर स्थिर रह सके और धीरे धीरे वो अंदर चला जा सके, अपना जो भूमिगत पानी है उसका रिचार्ज हो सके। गड्ढों, खाइयों, कुओं और साफ्ट के माध्यम से पुनर्भरण किया जा सकता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाकर भूमिगत जल को वापस रिचार्ज किया जा सकता है, उसका पुनर्भरण दोबारा किया जा सकता है। छतों पर वर्षा के जल का संग्रहण करके भी हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और भूमिगत जल को भी बढ़ा सकते हैं। सड़कों के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है ताकि एक तो बाढ़ वाली स्थिति ना आए, पानी ऐसे ही बहकर ना चला जाए, जनजीवन को प्रभावित ना करे, बल्कि पानी का संग्रहण के माध्यम से हम पानी का संरक्षण कर सके। शहरी क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के लाभ क्या है? भूमिगत स्तर बढ़ेगा, पैदावार में सुधार होगी। नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम जल की आपूर्ति पर तनाव कम कर देती है। अगर पानी का संरक्षण होगा तो यानी कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। तो ये जो नगर पालिका है, नगर निगम है, इनको थोड़ा सा कम तनाव लेना पड़ेगा क्योंकि इन पे दबाव रहता है। जहां पर पानी की उपलब्धता कम होती है तो इनको थोड़ा ज्यादा तनाव लेना पड़ता है, इनको ज्यादा प्रबंधन करना पड़ता है। तो आप शहरी क्षेत्रों में जल का संरक्षण करोगे तो ऐसी चीजों से हम बच सकते हैं। भूमिगत जल गुणवत्ता में सुधार होगा। जो भूमि का पानी है, चूंकि पानी का रिचार्ज ज्यादा होगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे सुधरेगी। देखते हैं जल संरक्षण पर क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए। सबसे बड़ा जो प्रयास वो माना जाता है वो 2002 की राष्ट्रीय जल नीति है। राष्ट्रीय जल नीति में अलग अलग प्रावधान लाए गए कि जल को कैसे संरक्षित करेंगे, जल को कैसे बचाएंगे, जल को वापस कैसे रिचार्ज करेंगे। विभिन्न नदी प्रणालियों पर बड़ी संख्या में बांधों के निर्माण करके भी जल संरक्षण, जल को बचाया जा रहा है। नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव लाया जा रहा है ताकि जिन नदियों में ज्यादा पानी है वहां से पानी लाकर जो सूखा क्षेत्र है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। वर्षा जल संचयन के लिए संवर्धन किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। लोगों को जागरूक किया जा रहा है सरकार द्वारा कि आप वर्षा के पानी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बचाओ। जल के पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण पर संवर्धन किया जा रहा है।
सरकार जागरूक कर रही है, इंसेंटिव दे रही है कि आप पानी का पुनः प्रयोग करो, पुनर्चक्रण करो और औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्रियों पे थोड़ी लगाम कसी जा रही है कि आप जो अपनी फैक्ट्रियों से पानी को यूज करके गंदा पानी निकाल रहे हो, उसका पुनर्चक्रण करो, उसका दोबारा प्रयोग करो। जल की गुणवत्ता को बचाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से। राजेंद्र सिंह द्वारा अरावली नदी बेसिन के पुनरुद्धार की सफलता की कहानियां पहले से ही बहुत प्रसिद्ध है। तो अगर एक व्यक्ति या समुदाय की बात की जाए तो राजस्थान में राजेंद्र सिंह का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। इन्होंने पानी को बचाने के लिए, जल का संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए। एक-एक करके इनको हम देखेंगे। पारंपरिक समाधानों पर पुनः ध्यान देने के माध्यम से भी हम जल संरक्षण कर सकते हैं। लंबे समय से भारतीय समुदाय को पता है कि उनके जीवन की निर्भरता उनके आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। हम भारतीय लोगों को बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही पता है कि हमारा जो जीवन है वो मुख्य रूप से अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। तो इसीलिए हम अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अच्छे तरीके से करते आए हैं। लेकिन अभी हाल के वर्षों में हम थोड़ा लापरवाह हो गए हैं, तो अपना प्राकृतिक संसाधन की क्वालिटी और उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। जब बेईमान व्यापारी वृक्ष काट रहे थे, तब स्थानीय लोग पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यूपी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कर रहे थे। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हम शुरू से अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के बाद साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि यूपी उत्तराखंड में जब पेड़ काटे जा रहे थे बेईमान व्यापारियों द्वारा, तो लोगों का नेतृत्व किया सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया, चिपको आंदोलन। मतलब कि आप पेड़ों के आसपास चिपक जाओ और किसी को पेड़ काटने न दो। इस प्रकार से पेड़ों को बचाओ ताकि वातावरण बचे, पर्यावरण बचे, जल का संरक्षण हो, मिट्टी का कटाव बचे और पूरा का पूरा पर्यावरण अच्छा हो सके। तो इसमें स्थानीय लोग वृक्षों के गले लग रहे थे, जिससे लोग वृक्षों को काट नहीं पा रहे थे। चिपको आंदोलन की जो मुख्य शुरुआत मानी जाती है वो 1730 के आसपास मानी जाती है। राजस्थान के जोधपुर जिले के जो खेजड़ेली हिस्सा है, वहां पर अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को गले लगाया, उनसे चिपक गए ताकि राजा के लोग पेड़ ना काट सके। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत वहां से होती है और इसी से इंस्पायर होकर अलग अलग क्षेत्रों में चिपको आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हाल के चिपको आंदोलन के बारे में बात की जा रही है। भारत के पास जल संचयन प्रौद्योगिकी और तरीकों की समृद्ध विरासत है। तो हम समय से ही जल को संरक्षित करते आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम पानी को बचाते आए हैं। जैसे कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जहां पर बहुत कम बारिश होती है, पानी की उपलब्धता बहुत कम है, वहां के लोग बहुत तरीकों के माध्यम से पानी को बचाने की कोशिश करते हैं। आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर ये उस समस्या का स्थानीय समाधान बन सकते हैं। तो परंपरागत तरीकों और जो आधुनिक विज्ञान है, उन दोनों का मेल मिलाप करके हम पानी के संरक्षण को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। पानी बचाने के कुछ सरल उपाय हम देख लेते हैं। तो पानी के संरक्षण के लिए एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने घरेलू स्तर पर, वो अपने पर्सनल स्तर पर बहुत सारे काम कर सकता है जिसके माध्यम से वो पानी का संरक्षण कर सके। उतनी ही राशि इस्तेमाल करे जिसके आपको आवश्यकता होती है। उतनी ही आवश्यकता में पानी लें जितनी आपको आवश्यकता होती है। आपको पीना है आधा गिलास और आप पूरा पानी पूरा गिलास भर रहे हो और उसका जूठा करके फिर उसको फेंक रहे हो, तो ये पानी का बर्बादी हुई। तो उतना ही पानी लें जितने की आवश्यकता हो। दांत साफ कर रहे हो या साबुन से मुंह धो रहे हो या शेविंग कर रहे हो तो नल खुला ना छोड़ें। बहुत सारे लोग शेविंग करते वक्त या ब्रश करते वक्त या साबुन से मुंह धोते वक्त पानी को खुला छोड़ देते हैं, जबकि वो काम नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे खुला ना छोड़ें, इससे बहुत ज्यादा पानी वेस्टेज होता है। शौचालय में पानी बिना आवश्यकता के ना बहाएं। बिना आवश्यकता के शौचालय में ऐसे ही फ्लश ना करें, पानी का बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। कार को धोते समय पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। कारों को, गाड़ियों को, बाइक्स को धोते वक्त पाइप से नहीं बल्कि क्या करना है, आप बाल्टी का इस्तेमाल करें, कपड़े का इस्तेमाल करें, ताकि कम पानी में ही आपकी कार, गाड़ी, बाइक साफ हो सके। जिस पानी से सब्जियां, चावल, दालें, फ्रूट्स आदि धोए जा रहे हैं, उस पानी को फेंको मत। उसका प्रयोग पौधों को पानी देने के लिए या फर्श पर पोछा करने के लिए किया जा सकता है। तो जो अपने रसोई में हम सब्जियों को, फलों को, दालों को, चावल को धोने के लिए जिस पानी का उपयोग करते हैं, उसको ऐसे ही ना फेंके, उसका हम बागवानी में प्रयोग कर सकते हैं या पोछा लगाने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, ताकि अपना पानी बच सके। सुनिश्चित करें कि आपका घर टपकन से मुक्त हो। अपने घरों में बहुत बार ऐसा होता है
कि अपने नल टपक रहे होते हैं धीरे-धीरे, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे धीरे-धीरे टपक-टपक करते-करते बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है। तो अपने घरों में ऐसे अगर टपक रहे हो तो उसको जल्दी से जल्दी सही करवाएँ ताकि पानी वेस्टेज ना हो। अपने परिवार को प्रोत्साहित कीजिए कि वो अपने और अपने आस-पास के घरों में जल संरक्षण के नए-नए उपाय ढूँढें। तो खुद भी हम ऐसा करें कि जल संरक्षण करें छोटी-छोटी विधियों से और अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने आस-पास वाले लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो भी जल संरक्षण के ये छोटे-छोटे तरीके अपनाएँ। जल संरक्षण के लिए समूह बना सकते हैं जिसमें आप अपने मित्र, पड़ोसी शामिल करके उन्हें जल संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो लोगों के साथ मिलकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं, छोटे-छोटे तरीकों से। अब इन टेबल में बताया गया है कि यदि हम कुछ लापरवाहियाँ करते हैं तो कितना पानी वेस्टेज होता है और एक छोटे तरीके के माध्यम से हम कितना ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। 1-2 एग्ज़ाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप दाँत साफ कर रहे हो। अब आपने क्या तरीका अपनाया दाँत साफ करने के लिए? नल को 5 मिनट चला दिया। आप ऊपर ब्रश कर रहे हो, नल ऐसे ही चल रहा है, वो आप कोई यूज़ नहीं कर रहे हो। तो आपका करीब-करीब 45 लीटर, 45 लीटर पानी चला जाता है। वहीं आप नल को खुला नहीं छोड़ के एक गिलास या फिर एक छोटे से मग में पानी भर के रखते हो, फिर उसी से ब्रश के बाद पानी का उपयोग करते हो, तो उसमें आधा लीटर पानी ही गया। कहाँ 45 लीटर पानी जा रहा था और कहाँ अब आधा लीटर पानी गया, सिर्फ इस तरीके से, इतने छोटे से काम की वजह से। तो आपने कितना पानी बचा दिया? करीब-करीब साढ़े 44 लीटर पानी बचा दिया। सोचिए, एक जना क्या कर सकता है? अब करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में, तो प्रत्येक व्यक्ति इतना भी पानी बचाता है, तो अपने पास पानी की उपलब्धता कैसे धीरे-धीरे बढ़ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हाथ धोने के लिए। आपने नल को 2 मिनट चलाया हाथ धोने के लिए, साबुन लगा रहे हो, साइड में पानी चल रहा है, तो आप 18 लीटर पानी का यूज़ करते हो। वहीं आपने आधा भरे बेसिन में ही अपना हाथ धोया है, तो आप सिर्फ 2 लीटर पानी का यूज़ करोगे। तो सोचिए, कहाँ 18 कर रहे थे, कहाँ 2 कर रहे हो, यानी कि आप 16 लीटर पानी बचाते हो। तो ऐसे अलग-अलग तरीके से हम पानी बचा सकते हैं। गलत तरीके से आप पानी का उपयोग करते हो, तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है। थोड़ा-सा अलग तरीके से करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हो। बहुत छोटे-छोटे ये काम है, इंडिविजुअल लेवल पे ये किए जा सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे एक समुदाय ने, एक व्यक्ति ने अपने सामुदायिक प्रयासों से, एक सामूहिक प्रयासों से पानी को बहुत ज़्यादा बचाया। एक तरुण भारत संघ करके एनजीओ है। तरुण भारत संघ यानी कि टीबीएस और उसके संस्थापक राजेंद्र सिंह के कार्यों को सरल रूप से जल भरण प्रबंधन यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट कहा जा सकता है। तो राजस्थान के राजेंद्र सिंह जी और उनके नेतृत्व में जो समुदाय ने काम किया है, उसे हम जल भरण प्रबंधन यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट कह सकते हैं। वास्तव में ये क्रांति है जिसने निरावृत और रेतीले क्षेत्रों में जीवन और समाज को संजीवित कर दिया। तो राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में समुदाय ने ऐसा काम किया, ऐसी क्रांति लाई जिससे कि जो रेतीले और जो निरावृत क्षेत्र है, जहाँ पर पेड़-पौधे है नहीं, सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर जीवन और समाज वापस लौट सका। इस प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो मृत और सूखी नदियाँ हैं, उनका प्रवाह वापस शुरू हो गया। पूरे वर्ष कृषि संभव हो पाई क्योंकि पानी की उपलब्धता बढ़ गई। निर्धन ग्रामीण लोग जो शहरों में श्रम करने चले गए थे, वो वापस लौट आते हैं और वापस परिवार एकजुट हो जाता है। तो चूंकि पानी आ गया है, अब पानी आ जाने की वजह से क्या हुआ है? कृषि साल भर कर सकते हो। तो जो लोग गाँव छोड़कर शहर में श्रम करने जाते हैं, वो वापस लौट आए कि हाँ, हम अपने गाँव में ही काम करके पैसा कमा सकते हैं, ताकि उससे परिवार भी एकजुट हो गया है। पर्याप्त पानी और चारा हो गया, तो उसके कारण लोग पशुपालन भी करने लगे और उससे आय कमाने लगे। जो वन्य पहाड़ियाँ है, वन्य जीव है, उसका स्वागत करती है, जिससे जंगलों में संपूर्णता छा जाती है। तो चूँकि पानी आ गया, तो वनस्पति उग सकती है, वनस्पति उगेगी, पेड़-पौधे उगेंगे, तो वन्य जीवन भी आएगा, फलेगा-फूलेगा, तो वहाँ का पूरा पर्यावरण अब अच्छा हो चला है। ये कैसे हुआ? क्या किया? ये राजस्थान में 15 वर्ष के अंतराल में हुआ। तो राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में समुदाय ने 15 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस चीज को अचीव किया है। राजस्थान के अलवर जिले के छोटे से गांव बिगमपुरा से शुरू होकर ये मॉडल संपूर्ण राजस्थान में फैल रहा है। अब धीरे-धीरे ये मॉडल पूरे संपूर्ण राजस्थान में फैल रहा है। दूसरे लोग भी इससे प्रभावित होकर अपने क्षेत्र में जल संभल प्रबंधन कर रहे हैं, जल की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। 1985 में 1985 में यह सब एक युवक राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। तरुण भारत संघ यानी कि टीबीएस ने खोज की कि केवल लोगों का पूर्ण सहयोग ही इन उद्देश्यों को पूर्ण कर सकता है। तो न सिर्फ कानून से, न सिर्फ नीतियों से, न सिर्फ पैसे से, बल्कि लोगों की सामूहिक प्रयास से ही हम किसी भी चीज का संरक्षण कर सकते हैं, समाज में एक पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि जल संरक्षण करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर, समुदाय के लेवल पर, सरकार के लेवल पर कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि कैसे तरुण भारत संघ है, चिपको आंदोलन है, इसके अलावा गुजरात में अलग-अलग जगहों पर समुदाय के प्रयासों से हमने जल संरक्षण किया है, जल की मात्रा को बढ़ाया है। तो आपको करना क्या है? चूंकि
ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। और चूंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो एक साथ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सके। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।